दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का टाइटल था जिसका कब्जा वही मालिक। उस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत उसको पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस कब्जे से रिलेटेड एक बात आपने नोटिस की होगी, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी रहता है कि कब्जे से रिलेटेड एडवर्स पोजीशन के जो दावे डाले जाते हैं अक्सर वो फेल हो जाते हैं। उनके अंदर जो एडवर्स पोजीशन के जो पैरामीटर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस जजमेंट में, जो जजमेंट सिविल अपील नंबर 4322 और 4324 ऑफ 2024 एम राधेश्याम वर्सेज संध्या एंड अदर्स का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उसमें वो पैरामीटर्स जो है ना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्लीडिंग्स के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर या एविडेंस के अंदर या जो हॉस्टाइल पोजीशन है उस तरह की जो चीज़ों के ऊपर जो एडवर्स पोजीशन के दावे हैं वो फेल हो जाते हैं। आज हम थोड़ा सा और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सूट फाइल हुआ और उसकी अपील चलते चलते जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में आई और वहाँ पे उस केस के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे ताकि एडवर्स पोजीशन के दावों में क्या मिस्टेक हो जाती, क्यों दावे फेल होते हैं, किस तरीके से उनको प्लीड करना चाहिए, हमें और थोड़ी सी जानकारी मिल सके। यहाँ पे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया। उस केस का टाइटल भी मैं आपको बता देता हूँ, बहादुर एंड अदर्स वर्सेस महेंद्र कुमार एंड अदर्स। यहाँ पे 1908-8-1986 को मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। 8-8-1986 को जो है एक दावा डाला गया प्लेंटिफ के द्वारा। मैंने बताया था प्लेंटिफ कौन होता है, जो दावा दायर करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जो जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है उसको डिफेंडेंट बोला जाता है। तो प्लेंटिफ ने एक दावा दायर किया। क्या दावा दायर किया कि डिक्री फॉर डिक्लेरेशन, डिक्री फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन की उन्होंने डिक्री मांगी that they are honor in possession of the agricultural land measuring 57 कनाल 7 मरला, 57 कनाल 7 मरले के लिए ये दावा डाला गया कि हम जो है ना 57 कनाल 7 मरले के की डिक्री हमारे नाम की जाए, क्योंकि उनका जो पोजेशन है वो एडवर्स हो चुका है और उनके जो प्रीडिसेसर थे वो तब से हमारा इसके ऊपर कब्जा बना आ रहा है। और प्लेंट के अंदर ये लिखा गया कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन सब्सटेंस द प्लेंटिफ्स क्लेम्ड दैट देयर प्रीडिसेसर नेमली जस्साराम, ये जस्साराम याद रखना, ये काफ़ी बार काम आएगा। देयर प्रीडिसेसर जस्साराम was in continuous possession of the land since the year 1960, 1960 and he died in the year 1984। प्लेंटिफ्स ने क्या दावा दायर किया कि उनके जो प्रीडिसेसर थे उनका 57 कनाल 4 मरले ज़मीन के ऊपर 1960 से कब्जा था। 1984 में उनकी मौत हो गई और उसके बाद से हमारा इस ज़मीन के ऊपर कब्जा है। तो इस आधार पे उन्होंने केस डाला और साथ में उन्होंने ये भी प्लीड किया कि नाइदर जस्साराम नॉर द प्लेंटिफ्स कल्टिवेटेड द लैंड एज टेनेंट। उन्होंने ये भी प्लीड किया कि ना तो जस्साराम ने और ना प्लेंटिफ्स ने, जिन्होंने दावा दायर किया है, इस लैंड को एज ए टेनेंट, किराएदार के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हमारा जो है इसके ऊपर हॉस्टाइल पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन है और इसका जो है डिक्री जो है हमारे हक में, डिक्लेरेशन सूट जो है हमारे हक में किया जाए। डिफेंडेंट्स जो थे वो पेश हुए कोर्ट के अंदर। उन्होंने जवाब दिया कि जो प्लेंटिफ्स हैं वो इसके अंदर हॉस्टाइल ऑनरशिप उनकी नहीं है। हॉस्टाइल उनकी जो ऑनरशिप है वो एज ए टेनेंट है। डिफेंडेंट्स ने क्या कहा कि उनकी जो इस जमीन के ऊपर कब्जा है वो एज ए टेनेंट है 1/3 शेयर, 1/3
एज ए टेनेंट, मतलब बटाई तिहाई भी जिसको काफ़ी सरल भाषा में बोला जाता है कि 1/3 शेयर के हिस्से के रूप में वो जो है ना इसके ऊपर उनका कब्जा है। अब जब कोर्ट के अंदर एविडेंस हुई, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस चला, ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस के अंदर प्लेंटिफ ने, थोड़ा डिटेल में समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आपको। प्लेंटिफ ने जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश किए, उन्होंने पेश की जमाबंदियां 1974-75 की, उसके बाद 1979-80 की, 1984-85 की, और एक ऑर्डर उन्होंने पेश किया 17/6/1988 का। किसका ऑर्डर पेश किया? ये ऑर्डर पेश किया एडिशनल डायरेक्टर कंसोलिडेशन का। इसके बाद डिफेंडेंट्स की बारी आई। डिफेंडेंट्स ने अपनी जो एविडेंस थी, डिफेंडेंट्स ने अपनी एविडेंस के अंदर क्या पेश किया? उन्होंने 1984-85 की जमाबंदी पेश की। उसके साथ उन्होंने 1963-64 से लेके, ये इंपॉर्टेंट है, 1963-64 से लेके 1972-73 की खसरा गिरदावरी और जमाबंदी दो चीजें होती हैं। जमाबंदी जो है ऑनरशिप को दर्शाती है कि इसके ऊपर ऑनर कौन है, मालिकों का नाम लिखा होता है। उसके साथ साथ एक खसरा गिरदावरी जो फसल के टाइम पे गिरदावरी होती है कि भाई किस किले में किस जगह पे क्या बोया गया है और किसने बोया है। तो डिफेंडेंट्स ने क्या किया? 84-85 की जमाबंदी, 63-64 से लेके 72-73 तक की खसरा गिरदावरी उन्होंने पेश की। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने 84-85 की भी खसरा गिरदावरी, 85-86 की भी, और खतौनी जो है, खतौनी इस्तेमाल भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी उसको पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने जो है, ट्रायल कोर्ट के अंदर नीचे वाली जो कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जिसको दीवानी कोर्ट बोलते हैं, ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ का ये दावा, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो था, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन के आधार पे जो ये दावा था, ट्रायल कोर्ट ने ये दावा क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज करते हुए दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखा कि प्लेंटिफ ने, पहली चीज क्या पॉइंट रखे उन्होंने? पहला पॉइंट ट्रायल कोर्ट ने रखा कि जो प्लेंटिफ है वो ये साबित करने में फेल हुआ to produce the जमाबंदी prior to the year 1974-75 to prove that their possession was open, hostile and without payment। भाई उन्होंने 1974 और 75 से पहले की जमाबंदियां पेश नहीं कर पाए, जबकि वो क्या रहे थे कि हमारा दावा कब, इसके ऊपर कब से पोजीशन है, 1960 से वो इसके ऊपर पोजीशन बता रहे थे, लेकिन उन्होंने 1974-75 से पहले की कोई जमाबंदी पेश नहीं की, ये साबित करने के लिए कि उनका पोजीशन ओपन है, हॉस्टाइल है और बिना रेंट की पेमेंट के है। इसके बाद एग्जिबिट D1 और D10 जो डिफेंडेंट्स के द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने ये साबित किया, ट्रायल कोर्ट का कहना है कि उसके ऊपर जो जस्साराम की जो कल्टीवेशन थी वो एज ए टेनेंट थी, 1/3 उसको एज ए टेनेंट इनके अंदर दिखाया गया था खसरा गिरदावरी में, और ये सूट जो है ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके बाद इसकी अपील हुई। ट्रायल कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को अपील कर सकते हैं, जो स्टैट्यूटरी राइट है, फर्स्ट अपील जिसको बोलते हैं। फर्स्ट अपील के अंदर सूट जो था प्लेंटिफ का, उसको डिक्री कर दिया कि सूट फॉर डिक्लेरेशन हॉस्टाइल पोजीशन, एडवर्स पोजीशन के आधार पे प्लेंटिफ ने जो दावा दायर किया था उसको डिस्ट्रिक्ट जज ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको डिक्री कर दिया। तो डिक्री करने के बाद उसके बाद फिर ये RSA जिसको बोलते हैं, रेगुलर सेकंड अपील, हाई कोर्ट में अपील डाली गई, RSA के अंदर वो आए। RSA में ऑनरेबल जस्टिस अनिल खेत्रपाल जी का ये जजमेंट है,
5 जनवरी 2024 को ये डिसाइड हुआ है। इसका RSA नंबर भी आप लिख सकते हैं, 1212 ऑफ 1991, डिसाइडेड ऑन 5/1/2024, बहादुर एंड अदर्स वर्सेस महेंद्र कुमार एंड अदर्स। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जब ये RSA सेकंड RSA डिसाइड हुई, उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई। आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स बताए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट पास करने से पहले कहा कि बिफोर ग्रांटिंग डिक्लेरेशन, भाई किसी को इस बात की डिक्लेरेशन दी जाए कि वो एडवर्स पोजीशन हो गया है, द पर्सन बिकेम ऑनर बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द केस थॉरोली। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को एडवर्स पोजीशन के आधार पे किसी को मालिक मान लेना, इस बिंदु को डिसाइड करने से पहले उसको थॉरोली जो है उसको अध्ययन करना चाहिए। मियरली, केवल लॉन्ग पोजीशन डिग्री पास करने का आधार नहीं हो सकता है। हर पहलू को देख लेना चाहिए कि कैसे पोजीशन में आया, हॉस्टाइल है कि नहीं है। तो लॉन्ग पोजीशन, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा इतने साल से कब्जा है तो हम इसके मालिक हो गए, सूट दायर कर दिया। सूट अल्टीमेटली मैक्सिमम लोगों का फेल हो जाता है। लॉन्ग पोजीशन केवल आधार नहीं है, इस बात को भूल जाइए। उसके अंदर कुछ पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2005 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि पहला जो पैरामीटर है कि ऑन विच डेट मंथ और पीरियड party came in adverse position, किस तारीख को, किस महीने को या किस समयावधि के दौरान जो है उनकी एडवर्स पोजीशन हुई, कब वो स्टार्ट हुई। ये बात जो है प्लीडिंग में कई बार भूल जाते हैं लोग प्लीड करना, या एविडेंस में इस बात को प्रूव नहीं कर पाते। जैसे कि इस केस में 1960 से हमारा कब्जा है, ऑन विच डेट, मंथ या कौन सा पीरियड था, कुछ तो स्पेसिफिक हो उसके बारे में। सिर्फ ये कह देना कि 30 सालों से 40 सालों से हमारा कब्जा है, वो पैरामीटर्स के ऊपर खरा नहीं उतरता। दूसरा, व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ पोजीशन। भैया आप उस जमीन के कब्जे में कैसे हो, क्या नेचर है, कैसे, किस तरीके से आप कब्जे में हो। आप टेनेंट हो, आप अनऑथराइज्ड हो, आपको कैसे उसका पोजीशन मिला है, नेचर क्या आपका। वेदर द फैक्टम ऑफ पोजीशन वाज नोन टू द अदर पार्टी। तीसरा पॉइंट, क्या ये बात अदर पार्टी की जानकारी में है, फैक्टम नोन है, उसको पता है कि आप उसके पोजीशन में हो। अगर उसको पता ही नहीं है तो आपका वो पीठ पीछे कब्जा है। और सामने वाला जो ट्रू ऑनर है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दावा किसके खिलाफ होना चाहिए, ट्रू ऑनर के अगेंस्ट। तो ट्रू ऑनर को पता है कि नहीं है, नॉन है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वाज हिज पोजीशन ओपन, हॉस्टाइल एंड अनडिस्प्यूटेड। ओपन, हॉस्टाइल एंड अनडिस्प्यूटेड, मतलब ओपन है, लोगों को सबको पता है, हॉस्टाइल है, कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, अनडिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, हाउ लॉन्ग ही कंटिन्यूड इन पोजीशन, कब से है, समयावधि। तो ये सारी चीजें जो है सूट फॉर एडवर्स पोजीशन जो भी मांगते हैं कब्जे के आधार पे, ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है, तब जाके दावा डिक्री होता। तो यहाँ पे जो है इस केस का जब आर्ग्यूमेंट, इस केस के फैक्ट्स को चेक किया गया तो वहां पे कोर्ट ने ये पाया कि इन दिस केस प्लेंटिफ केम टू द कोर्ट विद ए पॉजिटिव प्ली। इस केस के अंदर प्लेंटिफ ने दावा दायर किया कि दे नेवर कल्टिवेटेड द लैंड एज ए टेनेंट। प्लेंटिफ ने क्या कहा, दे नेवर, के हमने इस लैंड को एज ए टेनेंट कभी नहीं बोया, टेनेंट, एज ए टेनेंट हमारा कब्जा नहीं है। और 1960 से जो है हम इसके कब्जे में हैं, तो हम इसके मालिक हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमाबंदियां पेश की 1974-75 की। 1974-75 के बाद की
जमाबंदियां पेश की। पहला पॉइंट फेल होने का कारण कब्जा बता रहे हैं कब से, 1960 से। जमाबंदियां पेश कर रहे हैं 1974-75 से। 1974-75 में क्या हुआ था, एक और चीज कोर्ट ने नोटिस की कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग जो है हरियाणा के अंदर, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट है, कंसोलिडेट किया गया था। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट के बाद जो है कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स जो है हरियाणा के अंदर चली थी 1974-75 में। तो प्लेंटिफ वर रिक्वायर्ड टू प्रूव द डेट, मंथ और द पीरियड व्हेन दे केम इनटू पोजीशन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रूव द नेचर ऑफ देयर पोजीशन व्हेन दे एंटर्ड द लैंड। बिग नेचर, कैसे वो इसके कब्जे में आ गए। 74-75 से हो सकता है कंसोलिडेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई हो। और उसके बाद PW3 एक गवाह का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि PW3 एक गवाह इस केस के अंदर पेश हुआ। उस गवाह ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PW3 ने कहा इन इज क्रॉस एग्जामिनेशन, he has admitted that Jassa Ram has taken the land from the owners for cultivation purpose। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्सा राम ने, ये जस्सा राम जिसको प्लेंटिफ कहते हैं कि ये हमारा प्रीडिसेसर था और ये 1960 से इसके कब्जे में था। तो PW3 एक पेश हुआ, उसने कहा कि जस्सा राम ने ये प्रॉपर्टी लैंड ओनर्स जो थे उनसे बोने के लिए ली थी, बोने के लिए। टेकन द लैंड फ्रॉम द ओनर्स फॉर कल्टीवेशन पर्पज, कल्टीवेशन पर्पज। तो कोर्ट ये कहती है कि जो ये PW3 है ये एडमिट करता है कि पोजेशन ऑफ जस्सा राम वाज परमिसिव। अब उसने बोने के लिए ली थी, हॉस्टाइल पोजीशन नहीं थी उसकी, एडवर्स पोजीशन नहीं थी। ये क्या थी, परमिशन दी थी, परमिसिव, परमिसिव पोजीशन, परमिशन ली थी बोने के लिए। डिफेंडेंट्स हैव प्रोड्यूस दी खसरा गिरदावरी। आगे कोर्ट कहती है कि डिफेंडेंट्स ने खसरा गिरदावरी पेश की हैं 1963-64 की। 1963-64 ये जो लिखा 19 डिफेंडेंट्स, ये किसने पेश की थी, डिफेंडेंट्स ने। टू प्रूव द पोजीशन ऑफ जस्सा राम इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड वाज रिकॉर्डेड एज ए टेनेंट। जो 1963-64 की जो जमाबंदियां थी, सॉरी खसरा गिरदावरी थी, उसके अंदर जस्सा राम को एज ए टेनेंट दिखाया गया था। प्लेंटिफ ने कब की जमाबंदियां पेश की, 1974-75 की। डिफेंडेंट्स ने क्या पेश कर दिया, 1963-64 की खसरा गिरदावरी, जिसके अंदर जस्सा राम को एज ए टेनेंट बताया गया था। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि खसरा गिरदावरी के बारे में आप थोड़ा जानते होंगे कि खसरा गिरदावरी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि इसकी करेक्टनेस के बारे में भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट है। तो ये प्रूव करता है कि जस्सा राम की जो पोजीशन है वो एज ए टेनेंट थी। और क्योंकि जब जस्सा राम की पोजीशन एज ए टेनेंट थी तो उसके प्रीडिसेसर, उसके बाद वाले जो लोग हैं उनकी भी ये पोजीशन जो है वो एज ए टेनेंट ही मानी जाएगी। उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि जो फर्स्ट अपील के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला पास कर दिया, जिसमें एडवर्स पोजीशन की डिक्री जो है वो पास कर दी गई, उन्होंने किस आधार पे, उन्होंने 17/6/1988 का एक फैसले का हवाला दिया, जिसके अंदर कंसोलिडेशन, मैं यहाँ पे आपको एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन को एक एप्लीकेशन दी गई एक व्यक्ति के द्वारा, इन्हीं में से बहादुर राम की तरफ से, कि ये जो खसरा गिरदावरी की जो एंट्री है, क्योंकि 1962, 63, 64 से 72, 73 तक जस्सा राम एज ए टेनेंट था। उसके बाद जो है 1974-75 के बाद जो है ये खसरा गिरदावरी इसके नाम चढ़ा दी गई। एक एप्लीकेशन दी गई कि ये जो एंट्री है इसको ठीक किया जाए। किसने दी, डिफेंडेंट्स, एक व्यक्ति बहादुर राम ने, कि यहाँ जो ये एंट्री आ गई है जस्सा राम को ऑनर बता दिया, जबकि वो एज ए टेनेंट था इस खसरा गिरदावरी की करेक्शन के लिए। 63-64 से 72-73 तक जो है खसरा गिरदावरी चल रही थी, उसमें क्या था, एज ए टेनेंट था जस्सा राम। उसके बाद चेंज हो गया 74-75 के अंदर एब्सोल्यूट ऑनर दिखा दिया गया। तो बहादुर राम ने
कंसोलिडेशन, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के यहाँ एप्लीकेशन दी कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर कंसोलिडेशन ने जो ये एप्लीकेशन थी ये खारिज कर दी। क्या कर दिया? खारिज कर दी। और वो किस आधार पे खारिज कर दी? वो इस आधार पे खारिज कर दी कि जो है एप्लीकेंट जो है वो सही कागजात, उससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं कर पाया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये देखा कि वहाँ पे जो केवल जो ये 1988 का जो ये एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का फैसला है, क्या इस आधार के ऊपर प्लेंटिफ्स जो है उनको मालिक माना जा सकता है? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था कि मोर ओवर द ओनस lies on the plaintiff to prove that when their possession commenced and from when it was open, hostile and adverse to the owners. Furthermore, PW3 Prithviraj, who is witness produced by the plaintiff, proved that Jassaram entered into the possession of the permission of the owners. Permission के द्वारा उसने एंट्री की थी. In the absence of evidence to prove that Jassaram and their predecessor in interest entered into possession forcibly, the suit should not have been decreed. यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि इनकी जो पोजीशन है वो क्या है? परमिसिव है। परमिसिव कि उन्होंने पूछ के कि भाई बोने के लिए चाहिए और बोने के लिए दे दी। यहाँ पे पोजीशन क्या है? परमिसिव है, ना कि फोर्सिबल है। फोर्सिबल नहीं है। अगर फोर्सिबल नहीं है, हॉस्टाइल नहीं है और उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है, तब तक जो है एडवर्स पोजीशन नहीं मानी जा सकती। यहाँ पे परमिसिव पोजीशन है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि ये जो पोजीशन है ये टेनेंट, एज ए टेनेंट है। इसके बाद कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट हैज आल्सो ओवरलुक्ड द फैक्ट दैट इट वाज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव that they entered into the hostile possession since the year 1960 as pleaded by them. मतलब प्लेंटिफ जो दावा दायर कर रहा है, उन्नस उसके ऊपर होता है कि मैंने जो दावा, मतलब अपना दावा जिसने दायर किया है उसको खुद साबित करना है। जबकि फर्स्ट अपील के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये उन्नस डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि वो ये इफ द प्लेंटिफ फेल टू प्रूव देयर एडवर्स पोजीशन देयर सूट वाज लायबल टू बी डिसमिस्ड। द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट wrongly shifted the onus on the defendant to prove that the possession of the plaintiff was as a tenant only. भाई फर्स्ट अपील की जो कोर्ट थी उन्होंने ओनस होना चाहिए था प्लेंटिफ के ऊपर कि वो साबित करे मेरी एडवर्स पोजीशन है। कोर्ट ने ओनस शिफ्ट कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर कि वो साबित करें कि ये टेनेंट है, कि उन्होंने साबित नहीं किया ये टेनेंट है। तो ये ओनस जो शिफ्टिंग हुई ये भी गलत हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि once the plaintiff failed to prove their adverse possession, the adverse inference was required to be drawn against the plaintiff. भाई उनके अगेंस्ट जो एडवर्स इन्फ्रेंस लिया जाना चाहिए था कि वो अपने एडवर्स जो है ओनर्स को पोजीशन को प्रूव नहीं कर पाए। इसके बाद कंक्लूजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि ऑन ए perusal of careful perusal of Khasra Girdawri Exhibit D2, it is evident that Jassaram, the father of the plaintiff, was recorded to be in cultivating possession of 1/3 share in between the year 1963 to 1967. On perusal of Khasra Girdawri, it becomes evident that from the year 1967 to 73, the entry of 1/3 share is reflected in the revenue record. Moreover, a perusal of Exhibit D10, Khatoni Pemais, prepared at the time of consolidation of holding, shows that Jassa was in possession of the property as tenant of payment of 1/3 share of produce to the predecessor of defendant's appellant. Thus, it is established that the predecessor of the plaintiff entered into the possession of the property as a tenant on account of the error by the consolidation authority and revenue authority. The entry of payment of 1/3 share of the produce to the landowner was not entered, and the plaintiffs have failed to prove that their predecessor entered into possession of the property forcibly. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि 1963 से लेके और ये जो 72 तक की जो खसरा गिरदावरी थी उनके अंदर जस्साराम जो है एज ए टेनेंट था
और PW3 ने ये माना कि उन्होंने बोने के लिए वो ज़मीन ली थी, मतलब परमिसिव पोजीशन थी। और उसके बाद कंसोलिडेशन के टाइम पे ये रेवेन्यू एंट्रीज जो है गलत हो गई। ये कोई बात नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता कि कंसोलिडेशन एडिशनल डायरेक्टर ने एक फैसला दे दिया कि इन गिरदावरीज को जब चैलेंज किया गया 75-76 वाली को, वो एप्लीकेशन खारिज हो गई, जबकि ये एक केवल रेवेन्यू मिस्टेक थी जहाँ पे वो एज ए टेनेंट थे और टेनेंट ही उनको बने रहना चाहिए था। तो वो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को डिसाइड नहीं कर सकता, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा। तो इसलिए जो है प्लेंटिफ्स का ये दावा जो है फेल हो गया। तो बहुत सारे दावे डलते हैं, फेल भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। बहुत बारीक सा ये लॉ है, बहुत टफ मैं इसको मानता हूँ। एडवर्स पोजीशन के आधार पे किसी को कब्जे के आधार पे मालिक बना दिया जाए, क्योंकि ये पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इन पैरामीटर्स में ज़रा सी भी कहीं पे भी पोजीशन के दौरान ये साबित हो जाता है कि वो पोजीशन जो है हॉस्टाइल नहीं था, फोर्सिबल नहीं था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई टेंडेंसी आ जाती है, कोई ना कोई परमिशन। यहाँ आप देखिए कोर्ट ने इवन इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि एक जो गवाह है उसने अपनी गवाही में क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कह दिया कि उन्होंने जो है जस्सा राम ने बोने के लिए ली थी, फॉर कल्टीवेशन पर्पज। इट मीन्स दिस पोजीशन वाज परमिसिव, मतलब पूछ के ली थी। अगर पूछ के लेते हैं, परमिशन से किसी की ज़मीन के ऊपर आप कब्जा करते हैं, तो वो एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो हॉस्टाइल आना चाहिए वो जो है पोजीशन। यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और बड़ा कमाल का कोट किया है, 1990 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द एडवर्स पोजीशन must be established by proving that it commenced with a wrong and is maintained against the owner as a right. Commenced with a wrong, मतलब धक्के से किसी उससे फोर्स से एंट्री हुई हो, एंड मेंटेन्ड विद ए राइट, कि भी सामने वाले ने कोई विरोध भी नहीं किया, किसी ने कब्जा किया और सामने वाले ने विरोध भी नहीं किया। अगर वो विरोध करता है तो हॉस्टाइल नहीं है, डिस्प्यूटेड हो जाता है। अगर वो विरोध नहीं करता तो जाके एडवर्स पोजीशन। अगर किसी भी सूरत में कहीं भी ये साबित हो जाता है कि परमिशन थी या कोई किसी वस्तु के बदले में दिया था या कोई किराया उसका जाता था, कुछ भी साबित हो जाता है, तो उस आधार पे जो है फिर एडवर्स पोजीशन मस्ट बी, अब मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूँ, must be established by proving that it commenced with a wrong, commenced शुरुआत with a wrong। एडवर्स पोजीशन कब मानी जाएगी? इट commenced with a wrong and is maintained against the owner as a right। ऑनर के अगेंस्ट एज ए राइट के तौर पे इस्तेमाल हो कि ऑनर भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि ठीक है भैया कब्जा कर लिया है, तुम करो इसके अंदर इंजॉय। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग विरोध करते हैं तो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, डिस्प्यूटेड हो गया तब भी वो चीज़ फेल हो जाती। तो कब्जे के आधार पे दावा अक्सर बहुत कम डिग्री होता है, हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ निकल आता है। आमतौर पे एडवर्स पोजीशन की प्ली जो है डिफेंस में क्रॉस जो है ना ऑब्जेक्शन, या यूँ कहिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन को छुड़वाने के लिए दावा दायर करता है तो उस केस के अंदर जो है कुछ लोग एक प्ली ले ली जाती है कि भाई इसके अंदर तो हमारा एडवर्स पोजीशन है और इसको हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट यदि कोई एडवर्स पोजीशन के आधार पे दावा दायर करता है तो उसके पास होने की या उसके डिग्री होने की संभावनाएं बहुत कम होती, क्योंकि कई सारे जजमेंट्स हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, उन पैरामीटर्स पे वो जो है खरे नहीं उतर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।